बच्चों आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानदार, मजेदार, शानदार। आप लोगों के लिए भी एक सजेशन है 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी एक सेशन है जो मैं अलग से लेकर आऊंगी। उसमें मैं आपको, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी तर्ज पर आएगा। इसके अगेंस्ट में वेस्टर्न कल्चर क्या करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानदार, मजेदार, शानदार सेशन आज का होने वाला है। और मैं जानती हूं कि आप सारे के सारे बच्चे ऐसे ही सेशंस का वेट कर रहे होते हैं कि भाई हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सेशंस आ जाए जहां हम लोगों के एग्जाम की नैया पार लग जाए। तो इंग्लिश का एक ऐसा सेशन आप लोगों के लिए आज आ रहा है जिसके अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो हमने 2015 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस देखे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 2000 मतलब लाइक लास्ट 6-7 साल के पेपर आपके देखे। उसके बाद में मैंने नोटिस किया कि बिहार बोर्ड में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस लिटरली रिपीट होते हैं, एज इट इज लैंग्वेज में ही रिपीट होते हैं। तो क्यों ना उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लिया जाए आज के सेशन में, राइट। और उन क्वेश्चंस के बेस पर ही हम लोग क्या करेंगे, आज अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की 2026 का आपका जो बोर्ड एग्जाम है, जो कि बस अब कुछ दिनों ही दूर है, उसकी तैयारी हमारी और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो आज का सेशन आप लोग देख लीजिए। मैंने इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, लिटरेचर के एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं और मैंने लिटरेचर के शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, जिनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोगों के लिए भी एक सजेशन है 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का। अगर आप पे अवेलेबल है तो इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, इनके क्वेश्चन पेपर्स को जरूर पढ़ के जाएं। काफी हद तक आपको एक पैटर्न और आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक और डिस्क्लेमर, आज का सेशन शुरू होने से पहले मैं ये जो सेशन है ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूं बेटा। क्यों मैम, बिहार बोर्ड के लिए क्यों है, यूपी के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आपको पता है कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि हम सारे बोर्ड्स को मिला दें, राइट। यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल अलग है। लेकिन ग्रामर का जो सिलेबस है वो बिहार का और यूपी बोर्ड का दोनों का सेम है। तो आप लोग ग्रामर तक रुकिएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे अपना ग्रामर तक इसको देख सकते हैं, लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज के सेशन के बाद ये बिहार बोर्ड का पेपर हो जाएगा, है ना, 6 फरवरी को इनका पेपर है। उसके बाद में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी एक सेशन है जो मैं अलग से लेकर आऊंगी। उसमें मैं आपको लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग लिटरेचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लिए होगा अलग अलग सेपरेट वीडियो। ये वाला जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को और भी इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी सेशन के साथ साथ आपको दे दी जाऊंगी। तो कहां कहां पर हम लोगों ने आज डिस्कस करना है, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग ग्रामर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मैं आपको आइडिया दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। इसके बाद में हम लोग लिटरेचर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बिहार बोर्ड के बच्चे जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू, क्योंकि आपके 40 to 100 जो आपके 60 to 100 वाले 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू में ही आते हैं, है ना। हर चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे ना बच्चों को लगता है कि मैडम ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। आप समझ लो इसमें से 20 क्वेश्चंस आपके इजी होते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट होते हैं और बाकी के 10 ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी माने नंबर कट, समझ रहे हो। तो इन ट्रिकी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनको हम इस बार फिर पढ़ के जाएंगे और क्या पता हमारा बस निशाना बिल्कुल सटीक बैठ जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो लिटरेचर के भी कुछ क्वेश्चंस है बेटा, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिला के आपका ये वाला पैटर्न है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूं। एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को काफी नॉलेज मिलेगी इस सेशन के थ्रू, राइट। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कुछ ग्रामर के टॉपिक्स, अब ये हो सकता है कि इनकी लैंग्वेज इधर उधर हो जाए, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी तर्ज पर आएगा। इसको कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज करना। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज करना। हो सकता है आपको लगे कि मैम यहां तो हम बोलेंगे ही इज अटेंटिव फॉर हिज ड्यूटी, नहीं, अटेंटिव टू एक जो है हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। सो ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे बेटा। प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। आपने क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी है।
5 से 6 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के ऊपर देखे जाते हैं हर सेशन में, बता रही हूँ मैं, हर क्वेश्चन पेपर में बता रही हूँ, चाहे वो 24 का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 26 का तो आएगा, 22 का हो, 21 का हो। तो 5 से 6 एमसीक्यू के प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है कि आप जरूर से जरूर इसकी जो है प्रैक्टिस करके जाएं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ना प्रीवियस ईयर के और भी सारे सेट की प्रैक्टिस कराऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो एक बार बिहार वाले बच्चों को आज के सेशन में ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि आज आप इस वीडियो को जब देख रहे होगे तो आइडिया लग जाएगा आपको भी, है ना, कि हम और कैसे कैसे सेशन करने वाले हैं। तो एक बार आपको बता देती हूँ, 6 फेब को बेटा आपका क्या है, पेपर है इंग्लिश का, राइट। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, मतलब कि 9:30 पे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करें मैडम, सुबह सुबह तैयारी कैसे करें? तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए लगाया है एक सेशन 5 बजे का, 5 AM, ठीक है। आप सब लोगों के लिए मैंने 5 बजे का सेशन लगाया है 6 बजे, 6 तारीख को। तो हम इसमें हर चीज को रिवाइज करेंगे। चैप्टर्स की समरी आपको पूछनी होगी तो मैं बताऊंगी, पोएम्स के समरी पूछनी होगी जो क्या के पेपर में आता है, प्रेसिस कैसे लिखना है, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ग्रामर की ये रूल्स बता दो मैम। आप लोग चैट में पूछना, मैं बताऊंगी। बाकी मेरी जो तैयारी होगी वो मैं आप लोगों के साथ में आपको रिवाइज कराऊंगी ही कराऊंगी। ये मेरा सेशन होगा 5 बजे का, लिख लीजिए सब लोग, अपने अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए कि 6 फरवरी को 5 बजे सुबह मैडम पढ़ाएंगी। 5 से 8 बजे तक का सेशन रहेगा, 8 AM तक का। उसके बाद आप लोग नहाना धोना, पूजा करना, भगवान के आगे नतमस्तक होना और ब्रेकफास्ट करके अपना स्कूल निकल जाना पेपर देने के लिए, ठीक। 5 तारीख को क्या होएगा बेटा, आप लोगों का BST का पेपर है ना, जहां तक मुझे पता है। तो वो आपका जो पेपर है वो है 6 बजे के आसपास खत्म होगा, 6 साढ़े 6 पे खत्म होगा। तो मैंने 8 बजे से आपका सेशन लगाया, क्योंकि हो सकता है उसके बाद हम लोग आंसर कीज वगैरह भी डिस्कस कर रहे होंगे तो टाइम लगेगा। तो 8 बजे 8 PM को आपका सेशन शुरू होगा। ये आपका थोड़ा 11 तक या हो सकता है 12 तक चलेगा। ये मैंने कब की डेट दी है आपको, 5 फेब की डेट दी है, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मुझे लगा मैं पहले ही बता दूं। तो 8 PM से 11 या 12 PM तक आपका रहेगा 5 फरवरी वाली क्लास, ठीक है। और जी आपका 6 फरवरी वाली जो क्लास है वो सुबह AM की होगी, ठीक। तो ये 2 सेशंस में हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। काफी है आप लोग की तैयारी कराने के लिए, मुझे इतना ही टाइम चाहिए था, 5-6 घंटे मुझे दे दो और मैं बच्चों का सारा सिलेबस उसमें करा दूंगी। तो होपफुली इन सेशंस में आप लोग आइएगा, सुबह सुबह उठ के रात को जो भी हमें प्रैक्टिस करनी है टाइम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन से आपके पेपर में आएंगे, जैसे कि व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क आई आस्क्ड टीचर टू चेक इट। अब यहां आपको प्रोनाउन बताना है, क्या बताना है, करेक्ट प्रोनाउन बताना है। अगर आई लिखा है तो जाहिर सी बात है आई के लिए मैं माई लगाऊंगी, सो आई आस्क्ड माई टीचर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सही है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। Those are probably the dash furniture in showroom. Those are probably the, अब यहां पे द हमसे क्या कह रहा है मालूम है, सुपरलेटिव डिग्री लगाने को। ओके, अब आपको फैंसी की सुपरलेटिव डिग्री की करेक्ट स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो सुपरलेटिव में हम लोग EST लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारे EST के 2 ऑप्शंस हैं। अब बच्चा तो कहेगा मैम फैंसी में EST लगा दे, लेकिन आपको याद है हमने बचपन में भी सीखा है Y को हटा के IES, है ना। ये IES मैंने क्यों लिखा, जब हम लोग प्लूरल लिखते हैं Y की जगह IES, सिटी का सिटीज, है ना, ऐसे प्रैक्टिस की थी हमने। बिल्कुल 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 वैसे ही यहां भी Y को हटा के EST कर देंगे, ठीक है, IEST, तो Y की जगह I हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर निकल कर आएगा। मोस्ट फैंसीएस्ट कुछ नहीं होता तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। यहां पे आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दे मेड हर, यहां आपको एक वर्ब लगानी है, ठीक है। क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। सो दे मेड हर, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, साइन। अब यहां पे आप दे मेड हर टू साइन, दे मेड हर साइनिंग, साइंड नहीं, मेड तो ऑलरेडी आपकी पास्ट फॉर्म हो चुकी है, तो अब इसके आगे आपको एक वर्ब लगानी होगी। ऐसे में आपको 15 क्वेश्चंस ग्रामर के कराऊंगी और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लिटरेचर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द टू some shopping, to do some shopping है ये, अच्छा ओके, to do some shopping, so catching the earliest train will give us the luck, chance, possibility, occasion will give us the chance, right। हमें हमारे पास चांस रहेगा कि हम शॉपिंग कर लेंगे, the possibility to do, possibility भी यहाँ पे सही बनेगा, चांस लगा दीजिए आप। चलिए, रेशमा bought what he wanted, ओके, क्वेश्चन टैग है ना, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन टैग का ये आपका क्वेश्चन है।
आपको आंसर करना है रेशमा व्हाट शी वांटेड। तो अब देखो यहाँ पे शी तो हमें पता चल गया है, वैसे तो हम इसी से आंसर लगा नहीं लगेगा। चलिए वांटेड हमारा बेटा क्या है, देखो पास्ट है, कौन सा, सिंपल। सिंपल पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, डिड, DID। अब यहां देखने वाली बात यह है कि रेशमा, अच्छा हमको व्हाट देखना था ना, हाँ डिडंट शी, ठीक है, तो ये भी पास्ट ही है एनीवे। सो व्हाट शी वांटेड ये आपका पास्ट का टेंस बन रहा है यहाँ पे, और एफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, तो हम बोलेंगे डिड नॉट शी। तो डिड नॉट का बोलते हैं डिडंट, देख लो कहां लिख रहा है, ये रहा डिडंट शी। बनाने आते हैं क्वेश्चन टैग में, ऑलरेडी आप लोगों को क्लास सिखा चुकी है, उसमें पेड में भी बच्चों को सिखाया था, और बोर्ड की हमारी जो यहाँ पे बिहार बोर्ड की क्लास हुई थी ग्रामर की, उसमें भी सिखाया था। तो आई होप आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी, यहां पे भी देखो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का खेल है बेटा, जब भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो टू बोलते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज रिलेटिव्स। बच्चों को लगता है विद लगाएंगे, नहीं बेटा टू लगेगा, ठीक है। शी मेट हर मदर, शी वॉज ग्लैड। देखो अब इसके आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा करेक्शन करके दीजिए इनमें से कौन सा सही है, तो वही बताएंगे। तो शी ग्लैड तो क्या ही लिखा हुआ है ये, शी मेट हर मदर एंड वॉज ग्लैड, शी वॉज ग्लैड एंड मेट हर मदर, शी एंड हर मदर was glad, she was glad to meet her mother। अच्छा ओके, वैसे तो यही सही है, बस इसमें स्पेलिंग सही कर लो, आई थिंक ये किसी वजह से कुछ मिस प्रिंट हुआ होगा। तो she was glad to meet her mother, ये आपका बेस्ट आंसर बन रहा है, ठीक। चलिए तो देखो ये आपका करेक्शन सिंटेक्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो सिंटेक्स भी आपके पेपर का पार्ट है, ध्यान रखिएगा सिंटेक्स के क्वेश्चंस भी आपको बेटा करने ही करने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी आपका देखो रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं इसको, है ना। अब ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें MCQ चूज करना है। आर यू हंग्री, तो आर का वॉज हो जाएगा, कहां कहां लिख रहा है देख लेते हैं। सो ही टोल्ड मी, यू का आई हो जाएगा यहां पर, ठीक है। सो ही टोल्ड मी इफ आई वॉज हंग्री, एक तो ये रहा आपका आंसर सही, ये गलत है। अबाउट माई हंगर ये भी गलत है, ही वॉज आस्किंग मी इफ आई एम लगा दिया है, ठीक है। तो यही एक आंसर बचा आपका, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, आर हमारा वॉज में जाना चाहिए, यू हमारा आई में जाना चाहिए। इफ लगेगा, क्वेश्चन है तो आज लगेगा, कुछ ऐसी चीजें थी जो देखनी थी, उन जब चीजों को मैंने देखा तो मुझे आंसर समझ में आ गया, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हिम, ठीक है, तो ही से जो शुरू है वही हमारा आंसर है, ठीक। जल्दी से कर लो इसको, ही शुड हो गया और शुड के साथ बी लगेगा, तो ही शुड बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर, यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मीता सेड शी विल सिंग अ सॉन्ग, मीता सेड शी विल सिंग अ सॉन्ग, तो विल का वुड कर दो, ठीक। तो विल का वुड जहां भी हो रहा होगा वही हमारा आंसर है, यहाँ कैन है, यहाँ विल है, यहाँ वुड है, ये रहा। सो मीता सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, और दैट लगेगा, ये आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट इज हाई टाइम, ये देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं जो जानबूझ के डाले जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज हाई टाइम, मतलब कि समय आ गया है, राइट। और यहां पर हम ये नहीं कहते कि कुछ करना है, हम कहते हैं तुमको पहले से ही करना शुरू कर देना चाहिए था, लेट हो गया है, आप कंटिन्यू करो उस काम को, राइट। तो ऐसे में हमारा जो सेंटेंस होता है ना वो पास्ट में जाता है। सो इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग वुड बी द करेक्ट आंसर, स्टार्ट्स अर्निंग वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, एंड 50% स्टूडेंट्स इसी को सही लगा के आते हैं। सो इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, ओके। ध्यान रखना इस चीज को, प्रेजेंट में नहीं होता, ये पास्ट में होता है, और ये आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूं ना, ये आपके 20, 21, 22, 23, 24, 25 के क्वेश्चंस हैं, तो ये पेपर में आए हैं, इसका मतलब चांसेस है कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्लीज से प्लीज ऐसे ग्रामर रूल्स को हमेशा याद रखें। पास्ट में चला जाता है ये वाला, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि ऑलरेडी बड़ी देर हो गई है जो तुमने ये काम नहीं किया, तो मतलब पास्ट से शुरुआत हो जानी चाहिए इस काम की, तो इसको हमेशा पास्ट में ही बोलते हैं, प्रेजेंट में नहीं बोलते, ठीक है। चलिए, ही हर्ड अ नॉइज ही गेट अप, तो आफ्टर हियरिंग अ नॉइज ही गेट अप, और एज से भी सिंस से भी बना सकते हैं। हैविंग हर्ड होता तो ये हमारा सही हो जाता, ये गलत लिखा हुआ है, ही हैड हर्ड अ नॉइज सो ही गॉट अप। एज ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही बन रहा है, हर्ड अ नॉइज सो ही, ठीक है।
ये भी गलत बन रहा है, हैड हर्ड अ नॉइज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं था। ठीक है, तो यही आपका एक आंसर है जो करेक्ट बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंजक्शन सिखाने के लिए सिंटेक्स का सेंटेंस था। सिंटेक्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, 7-8 क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला खुद 2023 में आ रखा है जो मैंने भी आपको कराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन टैग बताना है। 4 से 5 क्वेश्चन टैग्स आपको हर पेपर में मिलेंगे, कम से कम नहीं तो 4 तो मिलते ही मिलते हैं हर बार, क्योंकि आपका अच्छा खासा 60 क्वेश्चंस आपकी ग्रामर के ही होते हैं, 1 से लेके 60 तक। यहाँ पे आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग्स, सिंटैक्स, सिंथेसिस, यही सभी होता है, राइट। जैसे इससे पहले वाला जो सिंथेसिस की करेक्शन का ही था वो सेंटेंस। ही डज नॉट गो टू मार्केट आपको बताना है, तो देखो डज नॉट है तो ये तो सीधे सीधे आपको नॉट हटा के, है ना, यहाँ पे आपको डज ही लगा देना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, सो डज ही, डजंट ही बोलेंगे नहीं, क्योंकि डज नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। इस चीज का ध्यान रखना। चलो जी, तो यहां से अब आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा लिटरेचर का जो पार्ट है वो शुरू हो चुका है। ठीक, अब हम लोग लिटरेचर कवर करेंगे यहां से, क्योंकि ग्रामर हम कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको ग्रामर के कराए हैं, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव, सिंथेसाइज करना, 2 सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करके बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, ये सारे आएंगे। वोकैब के क्वेश्चंस को ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में मैंने वोकैब स्पेलिंग्स नहीं ऐड करी है। रीजन सिंपल है, वोकैब कभी भी पुरानी नहीं पूछी जाती है, कुछ नया ही क्वेश्चन वोकैब में आएगा, तो उसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, जो मैंने अभी आपको बताया ना, हमारा जो सेशन होने वाला है 5 फरवरी को, ठीक है, उसमें मैं आपको ये कराऊंगी। और 6 फरवरी को जो सुबह होगा उसमें भी हम लोग बहुत सारे वोकैब पढ़ के जाएंगे, पता नहीं उसमें से कौन सा आ जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको सुबह कराऊंगी। अब हम लोग सीधे लिटरेचर का शुरू करते हैं। ये आपके पहले मैं एमसीक्यूज कराऊंगी, उसके बाद में हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग का जो आपका चैप्टर है ना, इन्होंने जो अपनी स्पीच दी थी, अगर आपको पता होगा, नीग्रोज के ऊपर पता तो होना ही चाहिए भैया, पेपर चल रहे हैं चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने बोला था दैट आई हैव अ ड्रीम, कि मैं क्या चाहता हूँ, यही इनकी पूरी स्पीच के ऊपर था। इनसे पहले अब्राहम लिंकन से ये शुरुआत हुई थी, और उसके बाद में इनका जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन आया था। कुल मिला के पूरा चैप्टर नीग्रोस के ऊपर है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो ध्यान रखना इस चीज को कि यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किस डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ बात करी है, तो ये रेस बेस्ड होगा, काला गोरा, ठीक है, कास्ट बेस्ड नहीं है, लड़का लड़की, सेक्स की, रिलीजियस की, किसी की बात नहीं हो रही है। मेजर इनको यही चाहिए था कि व्हाइट अमेरिकन्स और ब्लैक अमेरिकन्स, इनके बीच में जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो हटाना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ये वाली लाइन। और इससे मार्टिन लूथर किंग से इंपॉर्टेंट ये आता ही आता है। इसमें या तो आपसे रिलीजन का पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि किसके अगेंस्ट थे, किसके सपोर्ट में थे। तो सपोर्ट में थे तो नीग्रोज के थे, तो यहाँ वहां तो या तो ब्लैक अमेरिकन या तो नीग्रोज वर्ड्स आएंगे, नहीं तो ये व्हाइट सुप्रीमेसी या ब्रिटिश जो लोग थे, उन्होंने जो रूल बनाया था, जिसकी वजह से व्हाइट अमेरिकन इनके जो अगेंस्ट हो गए थे, उनके ही अगेंस्ट थे, उनके खिलाफ थे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, A woman visited her mother's house for the last few months of her pregnancy। तो यहाँ पे ये ना सिलहेटी की बात की जाती है। अगर आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ा होगा, अ चाइल्ड इज बॉर्न, वहां प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंट कंट्रीज में, कि कोई बांग्लादेश की है तो उसको कैसा लगता होगा, इंडिया की है तो कैसा लगता होगा। मेजरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात की गई है बेसिकली, मतलब ईस्ट में ही कैसे होता है। बाकी वेस्टर्न लोग हमको कैसे देखते हैं, थोड़े बैकवर्ड स्टाइल में देखते हैं, क्या पता नहीं कैसे लोग हैं, राइट। तो उस माइंडसेट से यहाँ पे दिखाया गया। तो ये आपका मेजर आंसर यहाँ बनता है। बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज दी, बेंजी के जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, उनके सरनेम वो जॉनसन्स कहलाते थे बेटा, है ना। बेंजी इन्हीं का बेटा था, और ये बेंजी जो है वो जॉनसन्स का बेटा था। जॉनसन्स के पास में अपनी लैंड नहीं थी, अर्थ नहीं थी, और इसकी वजह से वो दूसरों के धरती पर खेती करते। बाद में बेंजी ने वो जो अर्थ है वो खरीद ली थी, और इनको अपने पापा मम्मी को भी घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्रेजेडी से भरी हुई पोयम चैप्टर बन जाता है। अर्थ इसका नाम है, ठीक है। चलिए,
हो भाई, नानू काका हमारे मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर रह चुके हैं। बिहार के बच्चों से पूछो भैया सबसे अच्छा आपका चैप्टर कौन सा था, तो उनको सबसे अच्छा बिहार में नानू काका ही लगते हैं, है ना। अ पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका है टाइड अ ह्यूज राउंड द नरेटर्स हेड। तो ये तो टर्बन आपको समझ आ गई होगी कि टर्बन बांधी है, लेकिन उसका कलर क्या है, ऑरेंज कलर की टर्बन यूजुअली होती है, तो उन्होंने भी ऑरेंज कलर की बांधी थी। व्हाट डिड सेबी अप्लाई टू गेट रिड ऑफ द अनप्लेजेंट गॉड स्मेल। सो जो लौकी सेबी यूज करता था उसकी स्मेल निकालने के लिए सेबी क्या करता था, उसके अंदर टी लीव्स भरता था। नीम की लीव, बनाना की लीव, तुलसी की लीव, आपको याद होगा, टी लीव्स भरता था। चैप्टर में आपको दिखाया गया है लिटरली। सेबी के चैप्टर से बेटा, यहां पे लिख देती हूं, सेबी के चैप्टर से बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। नतालिया और कौन है इसके साथ में जो ऑक्सन मिडोज के लिए लड़ाई कर रहे थे, लोमोव कर रहा था भाई। नटालिया के साथ कौन लड़ाई करता है, लोमोव है इसका प्रियतम, वो लड़ाई करता है इससे। अकॉर्डिंग टू पर्लसबर्ग द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर शुड बी, पर्लसबर्ग कहती है कि एक लीडर कैसा होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, सेल्फलेस। तो उसके अंदर सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, सेल्फिशनेस तो फिर गलत हो जाएगा, है ना, सेल्फलेसनेस होना चाहिए। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, ये लाइन किस पोएम से ली गई है, अगर जहां तक मुझे याद है लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम के अंदर ही वो पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो नाइटिंगेल भी अब डम हो गई है, मतलब कि उसकी आवाज भी सुनहरी अब सुनाई नहीं देती, राइट। तो ये इस पोएम का है। ये पोएम वाले सारे क्वेश्चंस मैं जितने आपको करा रही हूँ ये रिपीट हुए हैं, लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद कर लीजिएगा। चलो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है इसके पोइट कौन है, बताओ फटाफट से, एवरीबॉडी, सब लोगों को आंसर करके देना है इस पोएम के पोइट कौन है जो मैंने यहाँ लिख के दिया है। जॉन कीट्स कौन है, अमेरिकन तो है नहीं, जर्मनी लिटरेचर हम पढ़ते नहीं है। आयरलैंड में W.B. येट्स है जो आयरिश है, उसके अलावा तो हमने आयरिश एक दो और होंगे शायद से, लेकिन हमारे जो ब्रिटेन के राइटर्स हैं, ब्रिटिशर्स, वो बहुत सारे हैं। तो उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जॉन कीट्स ब्रिटेन से हैं। वॉल्टर डी ला मेयर न्यू अ हु, दे ही न्यू अ लेडी के ऊपर उन्होंने एक पोएम लिखी है, एन एपिटाफ, है ना। तो ये पोएम ही जो है एपिटाफ लेडी के लिए ही लिखी गई है, इसीलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके लिए। और ये कहते हैं कि उस लेडी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत सुंदर है, लेकिन आयरनी प्रॉब्लम ये है कि इतनी सुंदर होने के बाद भी उसको कभी जिंदगी में याद नहीं किया जाएगा, और मैं मर जाऊंगा फिर तो भाई स्यापा ही खत्म, उसको हर कोई भूल जाएगा। तो अल्टीमेटली आप चाहे कितने भी सुंदर हो, कितने भी ब्यूटीफुल हो, कितने भी रेयर ब्यूटी वाले हो, आपको डेथ को आप हरा नहीं सकते, वो तो आपके पास आएगी ही आएगी, और आप अल्टीमेटली मर जाएंगे, है ना, और दुनिया आपको भूल जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये पोएम हमको देती है। रूपर्ट ब्रूक्स रेपुटेशन एज अ पोएट रिजल्ट्स ऑन, तो रूपर्ट ब्रूक जो है वो वॉर पोएट है बेटा। कौन है ये आपको याद रखना है, वॉर पोएट है जो बहुत ही ग्लोरीफाई करते थे, क्या करते थे, ग्लोरीफाई करते थे एज अ सोल्जर वॉर को। इसीलिए इन्होंने वॉर सोनेट्स भी लिखे थे। कितने लिखे थे, टोटल 5, याद रखना। रूपर्ट ब्रूक के 5 वॉर सोनेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से एक सोल्जर है जो हमने पढ़ लिया। अब आप बोलोगे मैडम सोनेट क्या होता है, बेटा सोनेट 14 लाइन की एक पोएम होती है, ठीक है। सोनेट के अंदर या तो 3 क्वाट्रेन होते हैं, और उसके साथ में 3 क्वाट्रेन में जैसे 4 लाइनें होती है, तो 4 8 12, कितनी बची 2, तो एक उसके साथ में क्या जुड़ जाता है, कपलेट जुड़ जाता है, 1 कपलेट, ठीक है। 3 क्वाट्रेन 1 कपलेट। या फिर तो एक जो पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट होता है उसके अंदर क्या रहता है, एक ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन्स, और एक सेक्सटेट होता है, सेक्सटेट का मतलब होता है 6 लाइन। सो 8 और 4 14, ऐसा करके, ठीक है। तो ये सोनेट होता है, अल्टीमेटली सोनेट के अंदर 14 लाइन होती है, 14 लाइंस का सोनेट बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं। अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज वी हैव, ऐसे क्वेश्चंस आपको
स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मिलेंगे। वैसे मैं उसकी भी बहुत सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस लाई हूँ, साथ में पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं आपको लास्ट तक सारा कराऊंगी। तो ये 700 साल पहले की बात है जब लैटिन हमारी एक जो है लैंग्वेज हुआ करती थी वर्ल्ड की, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश ने पकड़ बना ली। जॉफ्री चौसर एक बहुत ही महान लेखक हुए, राइटर हुए, जिन्होंने अपनी पोएम्स को फ्रेंच की जगह, जर्मन की जगह, लैटिन की जगह, इटालियन लैंग्वेज की जगह क्या किया, इंग्लिश में लैंग्वेज लिखनी शुरू कर दी। तो उसके बाद से ऐसा बोला जाता है ही इज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही इज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई कि उनकी इंग्लिश सबने पढ़ी, और जब उसको पढ़ते थे तो कहने का मतलब यह है कि हर किसी ने इंग्लिश को ही ज्यादा पसंद किया, और फिर सारी लैंग्वेजेस धीरे धीरे हटती गई और इंग्लिश ने ही प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये सब कुछ, ये जो ब्रिटिश, एलिजाबेथ वगैरह, इन सबसे बहुत पहले की बात है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए और कॉलोनी बना दी, उससे पहले ही ये लोग बहुत ही स्मार्ट थे, तब की ये सारी बात बताई गई है, ठीक है। हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास, ओहो हो, हमारे अमेरिकन पोइट है, बहुत प्यारे से, वॉल्ट व्हिटमैन इनका नाम है। अच्छा, इनकी नेशनैलिटी आएगी तो याद रखना ये अमेरिकन है, ठीक है, ये अमेरिकन है। शेक्सपियर ब्रिटेन के हैं, ये ब्रिटिश है। टी.एस. इलियट भी अमेरिकन है, और मिल्टन आपके ब्रिटेन के हैं। तो ये शेक्सपियर और मिल्टन ब्रिटिश लिटरेचर में आते हैं, टी.एस. इलियट और वॉल्ट व्हिटमैन हमारे अमेरिकन लिटरेचर में आते हैं। टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड लिखी है, बहुत प्यारी पोयम है, आपने अगर देखी होगी, सुनी होगी तो। वेस्टलैंड इनका हमने जो है, जब मैंने टी.एस. इलियट आपको पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये सिखाया था। वॉल्ट व्हिटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका वहीं से ही निकलता है। तो लीव्स ऑफ ग्रास वैसे आपकी कोई पोयम नहीं है, आपने ध्यान दिया होगा, आपकी पोयम जो पेपर में है, सिलेबस में है, वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लेकिन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद लीव्स ऑफ ग्रास का क्या है, पार्ट है। इसके अंदर बहुत सारी पोयम है, जिसमें से एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। तो ये लीव्स ऑफ ग्रास इनका ओ हो भाई बहुत ही फेमस वर्क है, ठीक है। सो ही इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कौन भैया वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करता? हमारे गांधी जी। गांधी जी ने साफ साफ इंडियन सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन, ईस्ट सिविलाइजेशन को बहुत अच्छा बताया है। कहा है कि हम मॉरल वैल्यूज से जुड़े हुए हैं, नैतिक आचरण हमारा बहुत अच्छा है, हम पर्सनालिटीज डेवलप करते हैं, स्पिरिचुअल। इनके साथ एक वर्ड जो आपको ऐड करना है ना, वो है स्पिरिचुअल। कहते हैं कि हम ना स्पिरिचुअल बहुत विश्वास रखते हैं हर चीज में। इसके अगेंस्ट में वेस्टर्न कल्चर क्या करता है? वेस्टर्न कल्चर हमेशा भौतिक सुख, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, पैसा, पावर, लग्जरी, कंफर्ट, डिजायर्स पे ज्यादा फोकस करता है ना। और महात्मा गांधी के हिसाब से ये सारी चीजें बेकार हैं। डिजायर तो क्या है भैया? सरदर्दी है, रेस्टलेस बर्ड है ना, कभी खत्म ना होने वाली डिजायर्स, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तो तुम्हें डुबो के ही छोड़ेंगी। तो देखो ऐसे प्रैक्टिस होती है। जब हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको पूरे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रही हूँ, तो आप शॉर्ट आंसर्स भी इससे बहुत आराम से लिख पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर से जरूर आपका एमसीक्यू आएगा, एक नहीं दो आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, वेस्टर्न और ईस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में ही ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ईस्टर्न हैं, ठीक है। हम इंडिया जो है ना वो ईस्ट में पड़ती है, एशिया पूरा ईस्ट है, और यूरोप, अमेरिका ये सब वेस्ट है, राइट। आप मैप देखोगे ना, मैप तो इंडिया के वेस्ट में पड़ेंगी ये सारी चीजें। तो हम ईस्ट हैं और ये सब वेस्ट है। तो इंडिया में जो भी कुछ आ रहा है, अगर वो वेस्ट से आ रहा है तो वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगी। जो भी नॉलेज, जो भी जानकारी, जो भी फैशन, खाना पीना, वेस्टर्न कहते हैं ना, वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न कल्चर, वो वहां से वेस्टर्न है। इसीलिए वो अमेरिका का और ब्रिटिश का जो कल्चर है वो वेस्टर्न बताया जाता है। वहां से और भी कंट्रीज हैं, मैं तो स्पेसिफिकली आपको दो बता देती हूँ, तो क्योंकि हम इन्हीं दोनों कंट्री से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। पहले हम ब्रिटिशर से बहुत प्रभावित होते थे, अभी हम अमेरिका के पीछे बहुत प्रभावित है। हम सब जो है, मतलब हम ईस्टर्न है, ये दो कंट्रीज जो है वो वेस्टर्न रहेगी, ठीक है। हु रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट? ओके, तो बैंक ऑफ जस्टिस आपका नीग्रोज जो है आपके आई हैव अ ड्रीम में बोलते हैं ऐसा कि हम तो नहीं मानते कि जस्टिस, न्याय, जैसे मतलब ये बिल्कुल एक बैंकरप्ट होने का मतलब ये हो गया कि देर है अंधेर नहीं। तो हम तो नहीं मानते कि अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे, इनजस्टिस फैली हुई है, नहीं।
हम जानते हैं कि जस्टिस हमें एक दिन मिलेगी। तो ये नीग्रोस थे। अच्छा, इसके साथ में अगर यहाँ पर ब्लैक अमेरिकन लिखा होता ना तो ये आंसर आपका करेक्ट होता, क्योंकि अमेरिकन तो दो हैं, ब्लैक और व्हाइट, है ना। तो ब्लैक अमेरिकन को ही बेटा नीग्रोस कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक। Who was the great dramatist of the Elizabethan age? भैया शेक्सपियर, इनके अलावा कोई और नाम हमें नहीं पता ड्रामेटिस्ट में, अगर हम शेक्सपियर एज की बात करें तो। लेकिन हाँ, मतलब एलिजाबेथन एज, इनकी नाम पे शेक्सपियर एज पड़ी। वैसे बहुत है, मार्लो थे, है ना, डॉक्टर फॉस्टर्स वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने ड्रामा लिखे थे उस समय पर। और भी थे इनके, बेन जॉनसन भी थे, वो भी एलिजाबेथन के ही हैं। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, लेकिन शेक्सपियर जैसे राइटर ना बने हैं, ना हम इतने अच्छे ड्रामेटिस्ट को जानते हैं। इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंग्लिश कैसे बोली जाती है? फॉरेन लैंग्वेज, कॉलोनियल लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज है बेटा वहां की। मतलब वहां के लोग मुंह खोलते ही इंग्लिश बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप डिक्शनरी सर्च करो इंग्लिश की तो आपको वहां दिखता है कि आपको कौन सी इंग्लिश पढ़नी है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में लिखना है, यूके इंग्लिश में लिखना है, यूएस इंग्लिश में लिखना है ना। न्यूजीलैंड की भी है वैसे, और इंडियन, अब तो इंडियन भी आ गई है। आप देखो व्हाट्सएप पे भी देखोगे ना कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। तो लैंग्वेज में ABCDEFG ही है, और तो कुछ नया नहीं है, लेकिन स्पेलिंग्स कम थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होता है। जैसे कि ब्रिटिश स्पेलिंग में हम COLOUR पढ़ते थे, अमेरिका ने यू हटा दिया है, COLOR हो गया है। उन्होंने कहा यू की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे करके कुछ डिफरेंसेस आपको या करेक्शंस आपको दिखाई देंगे दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। ट्यूशन, ट्यूशन, दोनों ये लैंग्वेज डिफर स्पेलिंग बताती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ऐसा लगेगा। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन ज्यादा डिफरेंट होती है एक्चुअली, है ना। जैसे आप कहते हो ना एजुकेशन है कि एडुकेशन है, ये US UK का ही दिक्कत है सारा। कोई कहता है एजुकेशन लेंगे हम तो एजुकेशन बोले, कोई कहता है हम तो ऑफ्टन बोलेंगे, US में ऑफ्टन बोला जाता है। तो वो डिफरेंस आपको दिखेगा, यही है। लेकिन हाँ, इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, यूके की भी, ऑस्ट्रेलिया की भी, न्यूजीलैंड की भी, ठीक है जी। चलिए, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ। अगर आपको इंग्लिश की हिस्ट्री नहीं पता है तो अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बुक पढ़ लेना। मैंने तो पूरी पढ़ाई है आप लोगों को, है ना, बूस्टर बैच में भी आपको वो मिल जाएगी, जिसमें हमें ये पता है कि जो हमारा एंग्लो सेक्शन था, ये ब्रिटेन पे अटैक किया था। देखो अब यहाँ इंडिया कहीं है नहीं, तो इंडिया नाम भूल जाया करो, है ना, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं, ना ही हमारी लैंग्वेज है, हम तो इसको सेकंड लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ना इंडिया में इंग्लिश को क्या माना जाता है, बेटा सेकंड लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अपना तो चुके हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, इंटरव्यू, टीचिंग वीचिंग हर जगह इंग्लिश यूज होती है। सारा आपका डॉक्यूमेंट्री, सारा बुक सब आपका इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज की तरह हम इसको यूज करते हैं, ठीक। नेटिव नहीं है हमारी नेटिव अपनी अपनी मदर टंग है जो हम बोलते हैं। अब इंडिया तो यहाँ कहीं नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे बेटा अमेरिका भी नहीं आएगा, सेक्सन आएगा। सेक्सन कौन थे? सेक्सन्स जो थे एंग्लो सेक्सन्स, यहाँ पे 3 ट्राइब्स आपकी थी, है ना, एंग्लोस, और आपकी ज्यूट्स भी उसी में शामिल हुई थी। ये जो आपकी ट्राइब्स थी ये आई और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कब्जा किया, और इसी की वजह से एंग्लो सेक्सन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोट द चेरी ऑर्चर्ड? अब आप बोलोगे मैम ये क्या बात होती है, ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही। अब मैं क्या करूं भाई, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके जो राइटर है वो आपके सिलेबस में है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, कैसे याद करेंगे? तो देखो मैं इतना आपको बता सकती हूँ, आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। हर राइटर का फेमस वर्क जरूर पेपर में पूछा जा सकता है। एक तो वो जो उन्होंने लिखा है, उसके अलावा इनका जो फेमस वर्क है वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए चेरी ऑर्चर्ड जो है ना, अब हमारे सिलेबस में जो एंटन चेखव का वर्क है वो है द प्रपोजल, है ना। प्रपोजल क्या है भैया? 1 एक्ट प्ले। अब आप बोलोगे मैम 1 एक्ट प्ले क्या होता है, ये भी बताइए दो लगे हाथ। तो देखो पहले ना, जैसे अभी हमने शेक्सपियर की बात की थी ना, शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, वो 5 एक्ट्स में प्ले लिखते थे। कितने में? 5 एक्ट्स में, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब जैसे क्रिकेट में 60 ओवर से, टेस्ट में से 60 ओवर, 60 से 50, 50 से 20 हो गया, ऐसे ही जो एक्ट्स हैं वो भी 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 एक्ट में ही प्ले खत्म हो जाता है। एक तरीके से बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई कर्टन ड्रॉ हो जाएगा, जैसे डायरेक्टर करता है ना कट, सीन 1 सीन 2, बिल्कुल वैसे ही होता है ये भी। तो जब कर्टन ड्रॉ होता है तो नया सीन दिखाई देता है ऑडियंस को, बिल्कुल एक्ट अलग हो जाता है। मतलब स्विट्जरलैंड से सीधे स्कॉटलैंड पहुंच गए, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक्ट कहते हैं। अभी कैसे पढ़ने को मिलेंगे मैम? तो देखो हर चैप्टर के आगे
का जो पोर्शन होता है स्टार्टिंग में राइटर के बारे में होता है, वहां हर राइटर का एक इंपॉर्टेंट वर्क लिखा हुआ है, वो आप जरूर पढ़ लें, वो आपके पेपर में आने के बहुत चांसेस है। 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं, जैसे कि वॉल्ट विटमिन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं पूछा जाता, लीव्स ऑफ ग्रास पूछा जाता है, मैंने आपको दिखाया अभी। बिल्कुल ऐसे ही ये भी एंटन चेकॉव जो है ये आपके चेरी ऑर्चर्ड के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड, वेस्टलैंड किसने लिखी है? टी.एस. इलियट ने लिखी है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के आपको पता ही है, मेंडिंग वॉल्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स, आपकी जो पोयम में है वो उसके अलावा भी पूछे जा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता होने चाहिए कि ये कौन सी जॉनरा का राइटर है। जैसे वॉल्टर डी ला मेयर चाइल्ड पोयम बहुत लिखते थे और थोड़े से मिस्टिकल पोयम बहुत लिखते हैं, गॉथिक मतलब डरने वाली कुछ कुछ है उनकी, है ना। एक पोयम है उनकी लिसन, वो आपके सिलेबस में दिखेगी आपको, वॉल्टर डी ला मेयर की जब हम बात ही कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको हर पोइट की जॉनरा मतलब वो किस टाइप के लिखते हैं, जैसे फ्रेंडशिप के ऊपर लिखते हैं, जॉन डॉन किस पे लिखते हैं, ऐसा पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, उनका एक फेमस वर्क, वो आपके फिर पेपर में नंबर कटेगा और कुछ नहीं होगा। वैसे तो आपके पास बहुत ऑप्शन है यार, 100 में से 50 करने, कर देना कोई से भी 50। चलिए, आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये तो शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। चलो अब बेटा आप लोगों के आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने कुछ 15-16 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको आंसर्स भी आपको साथ ही साथ उनके दे दूंगी। ये वो क्वेश्चंस है जो मैंने नोटिस किए कि थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके रिपीट हो रहे हैं, तो इनको प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर और 2 पोयम तो जरूर करके जाना, वो तो आपके लिए मैंडेटरी है ना। जैसे कि आपका महात्मा गांधी वाला चैप्टर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। सो जैसे ये व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, मैंने आपसे अभी एमसीक्यू सिखाया था, तो मैंने आपको क्या बोला था? वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, ईस्टर्न सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन, ईस्टर्न सिविलाइजेशन इज एंशियंट सिविलाइजेशन। तो ईस्टर्न, इंडियन, एंशियंट इधर आ गया, मॉडर्न, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उधर चला गया, ठीक है। अब वेस्टर्न में आप समझ लो, जैसे ईस्टर्न में हमने इंडिया को लिया है, तो वेस्टर्न में आप ब्रिटिशर्स को ले सकते हैं, अमेरिकन को ले सकते हैं, तो वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो जाएगी आपकी। इंडियन सिविलाइजेशन किस पे बेस्ड है? मॉरल वैल्यूज पर, स्पिरिचुअलिटी पर, होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, बीइंग अ गुड ह्यूमन, द जर्नी ऑफ सोल, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, ये हमारे कीवर्ड्स है जो ईस्टर्न फिलॉसफी में, ईस्टर्न कल्चर में फॉलो किए जाते हैं। वेस्टर्न में क्या क्या आएगा? डिस्कवरी, इन्वेंशंस, डिजायर्स, कंफर्ट, लग्जरी, भौतिक सुख के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। तो ये आपको कीवर्ड याद रखने हैं। अगर आपके लिए आता है इंडियन या एंशियंट या ईस्टर्न सिविलाइजेशन एक्सप्लेन करो तो कर देना इन कीवर्ड्स के थ्रू, वेस्टर्न या मॉडर्न करनी है तो इनके थ्रू जो मैंने भी आपको सिखाई। महात्मा गांधी कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मटीरियलिस्टिक, भौतिक बोला था ना अभी मैंने, मटीरियलिस्टिक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर बिलीव करती है, जैसे डिस्कवरी पर, साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर, इन्वेंशंस पर, साइंस नहीं तो इन्वेंशंस होती हैं। अच्छा, जब भी आप ये आंसर करेंगे, देखो इसमें दोनों आ सकते हैं, मैं आपको अभी से बता रही हूं, यहां मॉडर्न सिविलाइजेशन पूछा जा रहा है, इंडियन भी आ सकता है, तो दोनों में दोनों बताना। कैसे बताओगे बोलो? पहले तो जो पूछिए उसको बता देना और फिर बोलना ये क्या नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट माने ये किस चीज को नहीं मानते, तो ये किस चीज को नहीं मानते? ये मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को नहीं मानते। तो मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को कौन मानता है? इंडियन मानता है। हो गया ना उल्टा, तो इंडियन आएगा तो बोल देना कि इंडियन लोग किसको नहीं मानते? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंस और टेक्नोलॉजी और मटीरियलिस्टिक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे दोनों को लिखोगे तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा अपने आप ही। गांधी जी बिलीव्ड दैट अ ट्रूली एडवांस्ड civilization should combine material progress with ethics, truth and non-violence। तो हमारा कहना यह था कि आप मटेरियल प्रोग्रेस कर भी रहे हो तो करो, लेकिन एथिक्स, ट्रुथ, नॉन वायलेंस के साथ करो, टू बेनिफिट ह्यूमन रादर देन जस्ट वेल्थ एंड पावर। इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी करना चाहते हो या तो पैसा और पावर के पीछे भाग रहे हो, तो पैसा और पावर चाहिए तो भैया जाओ वेस्टर्न कल्चर की तरफ। लेकिन अगर आप एक इंसान को इंसान बनाना चाहते हो, सच्चाई, वैल्यूज, नैतिक चीजें उसके अंदर डालना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिक्स करो, या तो फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करो सबसे ज्यादा और डिजायर्स को कम करो। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ, डिजायर्स को कम करो, ये भैया हमारा मेन एजेंडा बन जाता है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से बहुत बार आता है, मैं आपको बता देती हूँ, ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है।
व्हाट मेड सेबीज हार्ट ग्रो फास्ट। तो देखो आपको अगर ये चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया जाता है कि जो सेबी है ना वो एक गॉड देखता है ना, लॉकी, और उसको देखते ही इसका जो दिल है वो जोर जोर से धड़कने लगता है और उसको लगता है कि भैया यही है वो गॉड जो मैं खरीदना चाहता था, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा और ये मुझे खरीदना है। तो बस भागता है घर में पैसे लेने के लिए, जाता है आंटी के पास, पैसे देता है, गॉड खरीदता है और उस पर इतनी अच्छी नक्काशी करता है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत डांट पड़ती है इसको। सीबी के चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आने कंपलसरी है बेटा, तो इसका ध्यान आप लोग रखेंगे और इसका सोल्यूशन आप लोग लिखिए मेरे को चैट सेक्शन में, मैंने ये छोड़ा है आपके लिए। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश का फ्यूचर बताओ इंडिया में क्या है। भैया देखो हम अब आधे ब्रिटिशर हो चुके हैं है ना, मतलब इंग्लिश बोलनी है, हर जगह काम आती है, इसके बिना काम नहीं चलता। तो ब्रिटिशर्स की तरह ही इंग्लिश जो है इंडिया में भी फ्लरिश हो ही रही है। सो अगर हम देखें कि इंडिया का फ्यूचर, इंडिया में इंग्लिश का क्या फ्यूचर है, तो हम बताएंगे इन इंडिया इंग्लिश विल कंटिन्यू टू ग्रो एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो हमारी सेकेंड लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज हम इसे कह सकते हैं, कम्युनिकेशन की रहेगी ये, एजुकेशन में, बिजनेस में, हर जगह रहेगी। इट हेल्प्स पीपल कनेक्ट internationally, access knowledge, secure better opportunities. However, regional language जो हमारी हैं, they will also remain important for cultural identity. तो देखो पहले कभी होता तो हो जाता, अब तक हो सकता था 100 साल, हम पे जो 70 साल थे जो हमारे ब्रिटिशर्स की अंडर में निकले हैं, बाहर वापस आजादी के बाद में भी हमने काफी चीजें चेंज कर दी, तो होना होता तो अब तक लैंग्वेज शिफ्ट हो जाता, पर अब नहीं होगा क्योंकि अब तो भारत समझदार हो गया है ना। अब जिस तरीके से आज का युवा है, अब वो ये कभी नहीं करेगा कि मेरी मदर टंग छोड़ के मैं बिहारी बोलता हूँ, मैं मैथिली बोलता हूँ, मैं अवधी बोलता हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ, बंगो, अब नहीं छोड़ेगा। अब बहुत स्मार्ट हो गया। अब तक होना होता ना अनजाने में हो गया होता और हमें पता, हम पैदा हुए हमें पता ही नहीं इंग्लिश ही बोल रही है भाई हर जगह। हो सकता है ऐसा भी हो सकता था, बहुत कंट्रीज में ऐसा होता है, वहां के लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन अब ऐसा होने की चांसेस बहुत कम है। तो हम इसको एज अ ग्लोबल लैंग्वेज यूज करेंगे कि भाई हमें बाहर जाना है, इंग्लिश आनी चाहिए, राइट है, लेकिन हमारी अपनी लैंग्वेजेस की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी खाने में नमक की होती है बिना नमक के खाने का टेस्ट नहीं आता है ना, आप कभी खा के देखो, बिल्कुल उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी रीजनल लैंग्वेजेस की हमारी लाइफ में रहेगी। Who were known as the University Wits? University Wits कौन थे बेटा? तो University Wits were a group of English playwrights and writers in the late 16th century. मैं आपको एक हिंट देती हूं, अगर आपको ये याद करने हैं तो कलर्स के नेम आपको यहाँ पे बहुत मिलेंगे, उन्हीं से आपको ये याद हो जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका एलिजाबेथन एज की जो हमने हिस्ट्री पढ़ी ना ड्रामेटिस्ट की, वहां पर जैसे शेक्सपियर थे ना, शेक्सपियर से पहले आए थे ये लोग, ठीक है। इनमें से एक मार्लो हैं बस जो थोड़े शेक्सपियर के साथ साथ काम किए, बाकी के थोड़े से पुराने और हैं। मतलब ऐसा समझो कि जब शेक्सपियर पैदा हुए तो ये लोग लिखते थे, समझ रहे हो, जब शेक्सपियर पैदा हुए तो ये लोग ऑलरेडी लिखते थे, तो इतना फर्क 30-40 साल का फर्क इनमें रहा है। कौन कौन है, मैंने आपसे क्या कहा, आप इनके कलर चेंज याद करेंगे, जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। अच्छा यहाँ तो लिखे ही नहीं है मैंने, चलो तो मैं आपको बता देती हूं, जैसे कि हमारे पास में लाल से एक लिली थे, जॉन लिली, ठीक है। एक हमारे पास में थे टॉमस पीले, तो मैंने इनको ऐसे करके याद किया था, लाल पीले हरे, और नीले के लिए नैश, और उसके अलावा एक आपके कौन बचे, ये क्रिस्टोफर मार्लो, जो मैंने आपको बताया। तो इनको आप याद कर ले। इनको यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा जाता था, विट माने होता है देखो बुद्धिमानी, तो इनके अंदर इतनी बुद्धिमानी थी, और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए थे, इसीलिए इनको हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स बोलते थे, बस सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is Martin Luther King Jr. trying to achieve through his speech? Very very important question. अपनी स्पीच से ये नीग्रोस को क्लैरिटी, इंडिपेंडेंस और हक, उनके राइट्स दिलवाना चाहते हैं। So Martin Luther King Jr. aims to end racial discrimination. सबसे पहले तो racial discrimination खत्म करो, ब्लैक और व्हाइट का, इक्वालिटी जस्टिस लेकर आओ, इसके अलावा भाईचारा ब्रदरहुड लेकर आओ, किसमें, ब्लैक और व्हाइट में। कहते हैं कि हम ब्लैक और व्हाइट बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे भाई भाई घूमते हैं, ठीक है। तो ये इनका मेन था, यूनिटी। हाउ डज द बिलवेड एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। स्पीकर कहता है मेरी प्रियतमा, जिस तरीके से तुम
सांस ले रही हो या रो रही हो, तो यू आर नॉट साइंग द एयर, सांसें नहीं निकल रही हैं तुम्हारी, तुम क्या निकाल रही हो, मेरी आत्मा निकाल दे रही हो, मतलब मैं निकल रहा हूं, मेरी एक एक सांस तुम्हारे रोने से, मेरा ब्लड तुम्हारी आंखों से निकल रहा है, तो प्लीज मेरी जीवन खत्म ना करो. सो द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाय वीपिंग ओवर हिज डिपार्चर, कॉजिंग हिम इमोशनल पेन एंड सॉरो. ठीक है, तो उसका ही सत्यानाश कर रही है, उसी का ही बुरा कर रही है, तो कहता है प्लीज रो मत. क्लियर हुआ आप लोगों को ये? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, हाउ वुड अ सोल्जर डाइंग इन द बैटलफील्ड लाइक टू बी रिमेंबर्ड. सोल्जर कहता है भाई मैं तो बस चाहता हूं कि मेरी मिट्टी को मेरे नाम से याद किया जाए, तो मैं जिस भी कंट्री में जाऊंगा, ये ब्रिटिशर्स थे वैसे, है ना, तो कहते थे कि मान लो मैं अमेरिका में मरा तो अमेरिका की जो मिट्टी है वो भी वहां का कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, क्योंकि मैं उस मिट्टी में दफन हूं और मैं ब्रिटिशर हूं. तो हमने उनका लैंड ले लिया, है ना, वहां की जगह ले ली, तो ये बोलते हैं कि मैं तो भाई अमर होके याद रहना चाहता हूं अपनी कंट्री के नाम से. सो द सोल्जर विशेस टू बी रिमेंबर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, अपनी कंट्री के नाम से जाना चाहता हूं, मेकिंग द फॉरेन लैंड वेयर ही डाइज सेक्रेट टू हिज कंट्री. जिस भी फॉरेन लैंड में ये मरेगा वहां पर मर के वहां की मिट्टी को पवित्र कर देगा, अपनी कंट्री में मिला देगा. देखा, ये सोल्जर पोयम है आपकी, है ना, रूपर्ट ब्रूक की इतनी प्यारी लिखी है उन्होंने. When was the influence of the Renaissance felt clearly in England? बेटा आपके ना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. वैसे तो आपके पास चॉइस रहेगी, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सच में बहुत इजी हैं, तो इनको आप याद करके जाओ. फॉर एग्जाम्पल, रेनेसांस क्या होता है? रेनेसा भी बोलते हैं इसको, रेनेसांस भी बोलते हैं, दो प्रोनाउंसिएशन है. वैसे रेनेसा हमने हमेशा पढ़ा, लेकिन हमने रिसेंटली देखा तो हमें पता चला कि इसको रेनेसांस भी कहते हैं, तो वो भी एक इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है. बहरहाल ये होता क्या है, तो लिटरेचर जो हम पढ़ते हैं ना, आप तो बोलते हो इंग्लिश तो क्या ही पढ़ना, लेकिन जो लोग लिटरेचर में पीएचडी करते हैं, नेट करते हैं, वो लोग जैसे कि आपकी मैम, वो लोगों के लिए जो लिटरेचर है ना, ये पूरा एक मूवमेंट है, अलग ही दुनिया है. ब्रिटिशर्स की लिटरेचर, उसके साथ फिर अमेरिका की, यहाँ की, वहां की सारी, पर यहाँ ब्रिटिशर्स की जो लिटरेचर है उसकी बात हुई है, जो 14th सेंचुरी में शुरू हो गई थी, चौसर से हुई, तो उससे भी पहले से है, लेकिन चौसर से. तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना, इंग्लिश है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे आप लिटरेचर पढ़ते हो मेजरली. तो ये जो चौसर से शुरू हुई, उसके बाद में एक समय आया 16th सेंचुरी में, जिसको कहते थे रिवाइवल का समय, गोल्डन पीरियड. जैसे आपने इंडिया में देखा होगा, ये जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, जब ये आए, अशोका का एम्पायर आया, तो ऐसा बोला जाता था कि हमारे लिए गोल्डन स्वर्ण काल रहा है भारत का. सोने की चिड़िया होती थी उस समय पर, ये हर जगह सोना ही सोना और वैल्यू ही वैल्यू, जाने जाते थे हमारे शासक, राइट, बहुत नाम था हर जगह. ऐसा समय इन लोगों के यहाँ पर 16th सेंचुरी में आया था, जिसको कहते थे एलिजाबेथन एज. अब ये प्रॉस्पेरिटी किस तरफ थी? अब लिटरेचर पढ़ रहे तो लिटरेचर की तरफ, मतलब बहुत अच्छे ड्रामा लिखे गए, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा गया, और शेक्सपियर भी इसी समय के थे. इसको कहते थे रेनेसां, मतलब हुआ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, मतलब कि लोगों की आंखें खुल रही थी, लोगों में नॉलेज बढ़ रही थी, विट बढ़ रहा था, समझदारी आ रही थी, उनको आर्ट कल्चर समझ आ रहा था, कल्चर का रिवाइवल हो रहा था. इससे कुछ समय पहले डार्क एज थी, सब खत्म हो गया था, ब्लैक डेथ, पेजेंट रिवॉल्ट, बहुत कुछ हुआ था, मर गए थे लोग, है ना, ऐसे एपिडेमिक, जैसे इस बार कोरोना आया था ना, ऐसे ब्लैक डेथ आ चुका था उस समय पर, एक आया था 14th सेंचुरी में. उसके बाद में कहते हैं ना, कंट्री को वापस इकोनॉमी उसकी अच्छी करने का समय लगता है, तो इन लोगों का जो समय था वो रेनेसां में आया. सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसां वाज क्लियरली फेल्ट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, जिसको हम 16th सेंचुरी कहते हैं. तो आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या था बेटा, लर्निंग पर फोकस किया जाता था, आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था. इसी को हम लोग क्या कहते थे, आर्ट. इसी को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग इसको रेनेसां कहते थे, कल्चर पे फोकस किया जाता था. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, सब लोग को समझ में आई है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट. सेबी के पापा ने
क्या किया, बहुत गुस्सा किया भाई, बहुत गुस्सा किया, इसकी सारी लौकी वॉकी सब तोड़ दी, है ना, और इसको बोला आज के बाद तू नहीं करेगा ये सब काम. सो सेवीज फादर वाज वेरी एंग्री when the teacher complained about his son collecting gods instead of studying. कहा कि पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं है, ये लौकी से पेंटिंग वेंटिंग सी करता रहता है, पता नहीं क्या करता है. So he scolded सेबी harshly, बहुत डांटा उसको. Threw away his collection, सारे फेंक दिए, तोड़ दिए, हैमर लिया हाथ में, सब तोड़ दिए. And warned him never to bring such things home again. कहा कि भी आगे से ये सब नहीं करना है. So his reaction showed his concern for सेबी studies and reputation. उनको था कि भी सेबी पढ़ लिख ले तभी करते थे, लेकिन एक्चुअली आपने क्या किया, एक आर्टिस्ट जो कि इस चैप्टर का नाम भी है को मार दिया, गलत किया. बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं है इस चीज का ध्यान पेरेंट्स नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, है ना. चलिए, हाउ इज लोमोव ग्रेटेड बाय चुबुकोव. ये चुबुकोव जो प्रपोजल चैप्टर है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है आपके में कि किस तरीके से ग्रेड किया गया था, किस तरीके से लोमोव आया, लोमोव क्यों आया था, चुबुकोव को क्या लगा कि लोमोव क्यों आया था. अलग अलग आंसर बनते हैं. तो लोमोव क्यों आया था, नटालिया का हाथ मांगने. चुबुकोव को क्या लगा लोमोव क्यों आया था, पैसे मांगने. बोला ये मनी बोरो करने आया जो कि ये कभी लौटाएगा नहीं. आप ग्रीट कैसे किया, बड़ी वार्मली कह रहा, अरे मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बच्चे, क्यों डी पाई, बहुत अच्छे से बात करता है इससे, है ना. सो चुबुकोव ग्रीट्स लोमोव इन अ वेरी फ्रेंडली एंड चीयरफुल मैनर, बड़ी खुशी से. ही वेलकम्स हिम वार्मली thinking that Lomov has come to ask for his daughter's Natalia's hand in marriage. ऐसा थिंकिंग में मत लिखना, ऐसा उनको लगा नहीं था, एक्चुअली लिखना यहाँ पे, ठीक है. यहाँ आप क्या लिखेंगे, लोमोव हैज, ये हटा देना यहाँ से, ये ऐसे नहीं, थोड़ा ठीक से हटा देते हैं ताकि आपको ये डिस्टर्ब ना करे लाइन, ठीक है. तो लोमोव किस लिए आया था यहाँ पर, लोमोव यहाँ आया था नटालिया का हाथ मांगने. चुबुकोव becomes extremely happy and excited, showing his eagerness for the proposal. So knowing, जब पता चला, जब लोमोव को पता चला, जब चुबुकोव को पता चला कि लोमोव हाथ मांगने आए तो वो और भी खुश हो गया और उसने कहा भाई बेबी कर ले, अभी कर ले ठीक है. हाउ डू साइज एंड वीपिंग्स अफेक्ट द स्पीकर. देखो मैंने आपसे क्या कहा था, देख रहे हो, सेम क्वेश्चन बार बार आता है. यहाँ पे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या होता है जब वो रोती है. ये वही आपका जॉन डो का चैप्टर है, स्वीट एज लव आई डू नॉट गो, ठीक है. तो बार बार जब प्रेमिका रोती है तो क्या होता है, द स्पीकर सेज दैट द साइएस्ट एंड वीपिंग डू नॉट ब्रिंग कंफर्ट बट रादर एग्जॉस्ट द हार्ट. आप जब रोते हो या परेशान हो रहे हो तो मुझे भी दिक्कत होती है ना. Constant sorrow weakens the spirit and drains life's energy. Instead of relieving pain, these emotions deepen sadness and one's sufferings even greater. तो तुम जब रोते हो तो मैं भी टूटता हूं, मैं भी वीक होता हूं, तो रो नहीं. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार बनता है. Who is called the father of modern novel? तो देखो मॉडर्न नॉवेल का जो फादर है वो हेनरी फील्डिंग को बताया जाता है बेटा. ये आपका वही आ गया फिर से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ना, मैंने ये भी मिस नहीं करी है, मैंने इसके भी क्वेश्चन आपको दिए हैं. क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, क्योंकि इनका एक नॉवेल था, वो था टॉम जोन्स. दैट इज कंसिडर्ड, इसी को कंसिडर किया जाता है बेटा वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल्स बिकॉज ऑफ इट्स रियलिस्टिक कैरेक्टर्स. इसके जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक है और इस वजह से इसको जो है बोला जाता है फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल. प्लॉट, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. What made Sebi's heart beat faster? देखो अभी आपका ना बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, मैंने आपको फिर दिखा दिया. ये अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया था क्योंकि मुझे दोबारा मुझे पता था कि आएगा. तो Sebi's heart beat faster on seeing an ordinary looking god at the old women's stall. Something about this shape and promise of perfection thrilled him, making him instantly recognize it as a rare, valuable treasure. इंस्टिंक्टिवली जैसे इसने देखा इतनी सुंदर लौकी, एकदम खुश हो गया, बोला भाई यही चाहिए, और इसकी जो हार्ट बीट है वो जोर जोर से धड़कने लगी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है. नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज. 2 कंट्रीज आपको बतानी है जहां पे इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज यूज किया जाता है, नॉट 2, 4. तो मैंने आपको बताया था यूनाइटेड किंगडम में इसको, एक सेकेंड, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज. ओके, 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग लिख दिया मैंने, ओहो
सेकेंड लैंग्वेज लिखना था क्या? चलिए कोई नहीं, मदर टंग बता दिया है मैंने आपको। तो यूनाइटेड किंगडम आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मदर टंग में आएंगी। सेकेंड लैंग्वेज में हम इंडिया ले लेंगे, है ना, अफ्रीका ले लो, जापान ले लो, चाइना ले लो, यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज की तरह इनको यूज किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, तो इसके साथ में तो हमने इसको कवर कर लिया है बच्चों। इसके अलावा ठीक है, ठीक है जी, चलिए, तो ये हमने आज जो किया आपका पूरा, मैं आपको बता देती हूं। हमने यहाँ पे ग्रामर, लिटरेचर डिस्कस करी है। मैं फिर आपको बता देती हूँ, मेरे 2 सेशंस अभी होंगे बेटा। एक होगा मेरा 5 फेब को, जो 8 बजे से चालू हो जाएगा, 11 या 12 बजे तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक मेरा सेशन रहेगा 6 फेब को, जो हम सुबह 5 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि 6 फेब को तो आपका पेपर ही है ना, 8 बजे तक। इन 2 सेशंस में आपको मेरे साथ में जुड़ना है जरूर से जरूर, ठीक है। सो फिर मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। इन क्वेश्चंस को जरूर से कवर कर लीजिए, आपका पेपर इनमें जरूर फंसेगा ही फंसेगा। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, टाटा।